उधर कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित किसानों का मजाक उड़ाने को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवालों के घेरे में हैं। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव सरगर्मियों के बीच लगातार विवादित और बेतुके बयानों में घिरा विपक्ष एक बार फिर विवादों में है। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़े जाने को लेकर अब विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लग रहा है। मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्र का प्रतीक अशोक चिन्ह को जिस तरह अपमानित करने का काम किया गया और महागठबंधन के लोग इसे मामूली बता रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रतीक जो भी विरोध करता है इस देश में वो राष्ट्रद्रोही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का वीडियो साझा किया और लिखा, जैसा बाप वैसा बेटा। पिता ने महाकुंभ का अपमान किया और अब बेटा अशोक स्तंभ के अपमान को अप्रासंगिक बता रहा है। तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस और राजद भारत की आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करने वाली हर चीज के खिलाफ खड़े हैं। पहले महाकुंभ का अपमान, अब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर। राजद संविधान विरोधी है, राजद राष्ट्र हित विरोधी है। सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विवादित बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिले कुलबर्गी में खड़गे ने किसानों से बातचीत के दौरान उसका मजाक उड़ाया। हालांकि वीडियो में बातचीत स्थानीय भाषा में है। इसमें एक किसान अपनी बर्बाद फसल की पीड़ा लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के पास आया था, लेकिन उल्टे खड़गे ही अपना रोने लगे और किसान को बेवजह प्रचार के लिए न आने की नसीहत दे डाली। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसान का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई, उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो, तुम्हारा दिखावा क्या करते हो, तुम्हारा 4 बीघा या 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में, यह देश को मालूम हुआ। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। विपक्षी दलों को कई महत्वपूर्ण अवसरों पर जहां सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, वहीं हताश होकर वे निराशाजनक बयान देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित, रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वो खबर नेपाल से। नेपाल में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के बाद में वहां के युवा विरोध प्रदर्शन पे उतर आए और अपने आप में ये लगातार उग्र प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के प्रदर्शन के बाद में कई युवाओं की जान भी चली गई है। सरकार लगातार आपात बैठकों के माध्यम से कोशिश कर रही है कि कैसे स्थिति को हालात में नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद स्थिति न सिर्फ काठमांडू में बल्कि कई अन्य शहरों में भी एक तरीके से हाथ से बाहर निकलती दिखाई पड़ रही। क्या है हालात, क्या है स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में युवक युवतियां सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोशित युवा प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां और हवाई फायरिंग भी की। इसके बावजूद युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प होती रही। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। विरोध को देखते हुए काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामले को लेकर प्रधानमंत्री KP ओली ने अपने आवास पर मंत्री परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। दरअसल 25 अगस्त को नेपाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, रेडिट समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था। नेपाल सरकार के अनुसार इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया था, जिसकी सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई। प्रतिबंध के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी काठमांडू के मैती घर में एकत्र हुए, जिससे युवा नेपालियों में व्यापक आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने लगे। शुरुआत में ये असंतोष और बहस सिर्फ डिजिटल स्पेस तक ही सीमित रहा, लेकिन सोमवार को जब सड़कों पर उतरी तो कई जानें चली गईं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत में सैकड़ों लोग भी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी प्रतिबंध को तुरंत वापस लिया जाए। दरअसल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया था। इसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को टैक्स पेयर के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य बताया गया। इसमें पंजीकरण नहीं कराने पर प्लेटफॉर्म को बंद करने का भी प्रावधान था। निर्देश के अनुसार नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य संपर्क व्यक्ति, एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक अनुपालन अधिकारी रखना जरूरी था। इन कंपनियों को बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भी भेजा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया था। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इस तरह का प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उनका आरोप है कि ऐसा करने का उद्देश्य सरकार विरोधी भावनाओं को दबाना है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और जेनजी रेवोल्यूशन नाम दिया गया, जिसे बिगड़ते हालात के चलते काठमांडू और आसपास के प्रमुख इलाकों में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति से निपटने के लिए नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो नेपाल के हालात पे बात करने के लिए हमारे साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से मौजूद है हमारे साथ। सर, नेपाल में जो हो रहा है ये क्यों हुआ, इसकी बड़ी वजह क्या है और ये अभी आपको कहां तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये बात मान के चलिए कि ये इमीडिएट कॉज जो बताया आपने, बताया कि भाई जिस तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरीके का प्रतिबंध के रूप में इसको देखा गया कि सोशल मीडिया के जो 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन का एक इशू है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो जनता सोशल मीडिया को अपना जो उनका अपना एक लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का फ्रस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट को लेके, करप्शन को लेके, तो एक सोशल मीडिया के जरिए से वो इसको अपने बाहर निकालती रहती थी। एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में सोशल मीडिया काम करता रहता था।
लेकिन चूंकि इसको बैन कर दिया गया सोशल मीडिया को और लोगों को जो अपनी बेसिक स्वतंत्रता की व्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर लगा कि उस पर सीधा का सीधा अटैक है, तो जनता रास्ते पे आ गई। ये बात मान के चली कि ये तीसरा आंदोलन है दक्षिणी एशिया में। पहले श्रीलंका में हुआ, लेकिन बांग्लादेश में भी एक सिमिलर आंदोलन हुआ जब वहाँ डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 आया, उसका विरोध हुआ, फिर 22 में उसका संशोधन हुआ, 24 में संशोधन हुआ। तो आप ये और ये तीसरा जब आया है कि अगस्त में जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि अगर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी उसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो ये एक मास मूवमेंट के रूप में, एक यंग यूथ के रूप में सर इसको भारत के नजरिए से अगर देखें, अगर भारत के नजरिए से देखें तो हमको किस तरह से इसको समझने की जरूरत है, और क्यों हमारे पड़ोस में अगर ये घटनाक्रम हो रहे हैं तो हमको कैसे सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, 2-3 बातें भारत के संदर्भ में देखना कि वहाँ की जनता, जो वहाँ का अभी शासन है, यूएमएल ओली का जो शासन है और नेपाली समर्थक है, उससे बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। और जिस तरीके से ओली ने अभी एससीओ समिट में बढ़ चढ़ के भाग लिया और चाइना को एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट किया नेपाल के अंदर, तो उससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से आप एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को रेस्टोर नहीं कर रहे। ये बहुत सारे फैक्टर थे कि यूथ वहाँ पे एक तरीके से आंदोलित हो गया, और जिस तरीके से निकल के आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़े हैं, तो मान के चलिए कि ये एक लॉन्ग टर्म आंदोलन क्रिएट हो गया। ओली को मुझे लगता है सत्ता से जाना पड़ेगा, और एक तरीके की डिमांड हो रही है, और इसमें बाकी राजनीतिक दल भी इसके बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के बाद में हमने कई प्रकार के बदलाव भी देखे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। विदेश मंत्री